हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेट और यूजीसी एनटी नेट क्वालिफाइड हूँ। फ्रेंड्स, हम तैयारी कर रहे हैं एनटी यूजीसी नेट की। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिए, वो आपके बहुत काम आएंगे। और फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं साहित्य शास्त्र की इकाई 3 और इसमें हम पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉपिक रस। जो रस का टॉपिक है, रस का शब्द का अर्थ, रस चिंतन की परंपरा, ये सब मैं आपको बताऊंगी आज। रस निष्पत्ति, ये जो दोनों टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, रस जो है, इसका जो सूत्र है भरत मुनि ने दिया है अपने नाट्य शास्त्र में। ये मैं आगे बताऊंगी आपको। पहले हम रस शब्द का अर्थ बता देते हैं आपको। रस शब्द का अर्थ क्या होता है? जो ये इसका अर्थ 4 अर्थों में जैसे अम्ल, तिक्त, और दूसरा आयुर्वेद का रस, और तीसरा साहित्य का रस, और चौथा मोक्ष या भक्ति का रस। तो जो प्राकृतिक रस है, पदार्थ का रस है, वो जो शब्द है उस शब्द से जो रिलेटेड है। फ्रेंड्स, ये किसी भी वनस्पति को निचोड़ कर निकाला हुआ द्रव, उसको कहते हैं पदार्थ का रस, अर्थात पदार्थ का सार जिसका आस्वादन किया जा सकता है। आयुर्वेद में रस का अर्थ है पारद। यह पदार्थ के सार का अर्थ तो निहित है, किंतु महत्व उसके आस्वाद का नहीं बल्कि गुण का माना जाता है। फ्रेंड्स, जैसे कोई भी रस है उसका स्वाद कड़वा भी हो सकता है। जैसे नीम का है, नीम का रस अगर आप पिएंगे तो कड़वा होता है, लेकिन उसका गुण अच्छा होता है। तो इसलिए इसमें जो रस है, रस का गुण के हिसाब से माना गया है रस को। और साहित्य का रस, यहाँ रस का अर्थ साहित्य के लिए है काव्य का आस्वाद। मतलब साहित्य में जो रस का अर्थ है उसमें बताया गया है कि काव्य का आस्वाद, काव्य का सौंदर्य, काव्य का आनंद। मोक्ष या भक्ति का रस आत्मा के आनंद या ब्रह्मानंद का वाचक है। इस प्रकार रस के सभी अर्थों में भोग या आस्वाद का भाव अंतर्निहित है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था रस का अर्थ। और रस का जो पहला अर्थ है वो पदार्थों का सोम रस, सारभूत द्रव। वैदिक युग में वनस्पतियों के रस का प्रयोग मिलता है। वहाँ यजमान जो थे, जो यज्ञ करने वाले थे, और देवता को द्रव्य हवन में प्रस्तुत करे जाने वाली वस्तु के रूप में जो रस प्रस्तुत किया जाता था उसे भी रस कहते थे। जैसे कि जो हवन में जो इस्तेमाल होती थी चीज़ें, उसको भी रस कहा जाता था। फ्रेंड्स, रस शब्द का प्रयोग दूध और जल के अर्थ में भी मिलता है, किंतु इस युग में जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोम रस के रूप में रस का प्रयोग है। सोम रस के संदर्भ में रस के प्रयोग से ही आस्वाद रस में इसका अर्थ विकास हुआ। औषधि से तो अन्न बना और अन्न से जो है रस बना। फ्रेंड्स, रस को दर्शन में प्रवेश मिला और कहा गया वह ब्रह्म सर्व गंध और सर्व रस है। धीरे धीरे रस की भौतिक और आध्यात्मिक सीमाएं मिल गई। यह प्रसिद्ध हो गया। रसो व सह तैतीरीय उपनिषद, अर्थात वह ब्रह्म रूप है। रस मतलब क्या है? ब्रह्म रूप। उसे प्राप्त कर मनुष्य आनंद में हो जाता है। रस का मूल अर्थ था अन्न का रस या वनस्पतियों का रस। सोम रस, सोम रस में आस्वाद के साथ एक प्रकार का आनंद और तन्मयता, दोनों दानों की अर्थ ध्वनि है। तो फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ ही गया होगा अर्थ इसका, रस का क्या अर्थ है। और वैदिक युग में रस शब्द का प्रयोग वाक, वाणी या शब्दार्थ के लिए होने लगा था। रामायण महाभारत काल में आकर नवरस का उल्लेख मिलने लगता। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 4th सर्ग में नवरस का स्पष्ट उल्लेख है। और नागेंद्र ने क्या कहा है? नगेंद्र ने कहा है, ये नोट कर लेना फ्रेंड्स, जो नगेंद्र ने कहा है मैं आपको बता देती हूँ। नगेंद्र का जो कथन है पूछा जाता है फ्रेंड्स, ये नगेंद्र का मत आप नोट कर लीजिए। ये है नगेंद्र का, यहाँ से स्टार्ट हो गई, पूरा आप चेक कर लेना इसको और अच्छे से पढ़ लेना। बालकांड के 4th सर्ग, बालकांड का यह अंश जिसमें रस की चर्चा है निश्चय ही प्रक्षिप्त है। रस सिद्धांत किसका है फ्रेंड्स? नगेंद्र का है। इसमें उन्होंने कहा है, रामायण में रस का प्रयोग जीवन रस या प्रेय के साधारण अर्थ में ही मिलता है। महाभारत में भी रस जल, पेय, गंध अथवा सुरा का ही पर्याय है। 1-2 प्रयोग नए हैं, जैसे रस का काम और स्नेह के अर्थ में प्रयोग। महाभारत काल के बाद का समय दर्शन सूत्रों की रचना तथा बौद्ध एवं जैन दर्शनों
कि आविर्भाव का युग है। इसी युग में व्याकरण पाणिनि का, और फ्रेंड्स ये भी नोट करते जाइए, ये सारे जो है इस पैराग्राफ में जितनी भी किताबें आई हैं सारी नोट कर लेना। ये पाणिनि का क्या है, व्याकरण और अष्टाध्यायी किसका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, और पाणिनि का अष्टाध्यायी है, और वात्स्यायन का कामसूत्र है। और वात्स्यायन ने कामसूत्र में रस शब्द का प्रयोग रति अथवा काम के अर्थ में किया है। किसमें किया है, कामसूत्र में रति एवं काम के अर्थ में। निश्चय ही वात्स्यायन के युग में रस शब्द के शास्त्रीय अर्थ का आविर्भाव हुआ। वात्स्यायन के कामसूत्र की रचना ईसा पूर्व 4वीं शती के लगभग हुई। कामसूत्र इस युग के पूर्वार्ध की रचना है। भरत सूत्र नाट्यशास्त्र उत्तरार्ध की। भरत के नाट्यशास्त्र में रस की इतने विस्तार और गहराई से चर्चा हुई है। रस की शास्त्रीय परंपरा को भरत से लगभग 2 शताब्दी पहले तक मान ली चाहिए, मतलब उससे 2 शताब्दी पहले का है ये। रस सिद्धांत का प्रतिपादक प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ भरत मुनि का नाट्यशास्त्र ही है। मैं आपको बता ही चुकी हूँ फ्रेंड्स, ये रस मुनि का जो है, रस सिद्धांत का प्रतिपादक प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ भरत मुनि का नाट्यशास्त्र ही है। नाट्यशास्त्र में नाटक के संदर्भ में रस का विस्तार से विवेचन मिलता है। नाट्यशास्त्र के बारे में अधिकांश विद्वानों का मत यही है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले की रचना नहीं है ये। भरत ने नाटक को ही साहित्य का सर्वश्रेष्ठ रूप माना है और कहा है नाटक का प्राण है रस। नाटक का प्राण रस को किसने माना है फ्रेंड्स, भरत मुनि ने माना है। ये भी नोट कर लीजिए, पूछ लेते हैं नाटक का जो रस किसको माना है, नाटक का प्राण रस को माना है भरत मुनि ने। रस को नोट कर लेना, भरत मुनि ने रस को नाटक का प्राण माना है, नाटक का प्राण माना है। ओके फ्रेंड, ये नोट कर लेना। अब आगे देखिए, नाट्यशास्त्र के बारे में अधिकांश विद्वानों का मत है कि ये 6वीं शताब्दी, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको। रस कोई भी नाटक का अंग रस के बिना शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, या रस के बिना कोई अन्य अर्थ प्रवृत्त नहीं हो सकता। नाट्य सिद्धि के लिए भरत ने सूत्रधार तथा प्रेषक दोनों की दृष्टि से भाव तथा रस को मुख्य माना है। नाटक के निर्माण करने वाले तत्वों में भरत रस भाव आदि को प्रधानता देते हैं। वे कहते हैं नाटक इस समस्त त्रैलोक्य के भावों का अनुकीर्तन करता है। एक जगह उनका कथन है, मैंने जिस नाट्य का निर्माण किया है वह नाना प्रकार के भावों से समन्वित है। इसमें विविध प्रकार की अवस्थाएं हैं। यह लोक चरित्र का अनुकरण करता है। तो नाटक के प्रमुख अंग 4 बताए हैं भरत मुनि ने, वस्तु तत्व, अभिनय, संगीत और रस। तीनों अंग का नियंत्रण रस है। पहले सबसे पहले जो तीनों अंग है, वस्तु तत्व, अभिनय और संगीत, ये जो है इनका तीनों का नियंत्रता ही रस है, मतलब इन तीनों को मिला के ही रस निकलता है। भरत के उपरांत रस सिद्धांत और अधिक लोकप्रिय नहीं रहा। आगे जितने भी आचार्य आए फ्रेंड्स, अलंकार और रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया उन्होंने। जितने भी जो आए हैं शास्त्री, काव्य शास्त्री आचार्य है, उन्होंने क्या कहा है, अलंकार और रीति को ही उन्होंने क्या माना है, काव्य की मतलब आत्मा माना है। नाटक का प्राण तत्व रस को भरत मुनि ने माना है, लेकिन अलंकार और रीति को आगे जितने भी आचार्य हैं उन्होंने आत्मा काव्य की किसको माना है, अलंकार और रीति को। अलंकार और रीति को नोट कर लेना फ्रेंड्स। रस सिद्धांत के पहले विरोधी आचार्य कौन है, सबसे पहले भामह है। सबसे पहले भामह रस विरोधी आचार्य है ये, सबसे पहले वाले। ओके, उन्होंने रस का अलंकार में अंतर्भाव कर लिया। दंडी ने भी रस को अलंकारों के अंतर्गत स्थान दिया। रीतिवादी आचार्य वामन ने रस को कांति गुण का मूल तत्व माना, प्रतिष्ठा को थोड़ा बढ़ाया और इसकी भामा से लेकर रुद्र तक अलंकार और रीति की प्रधानता रही और रस का स्थान गौण रहा। मतलब रस को इन्होंने माना ही नहीं, भामा से लेकर सारे जितने भी आचार्य थे सबने अलंकार और रीति को ही काव्य की आत्मा को माना, काव्य की आत्मा माना। अब कालिदास और भवभूति ने अपने समकालीन आलोचकों का विरोध करते हुए रस की प्रतिष्ठा की। कालिदास ने अपनी नाटक मालविकाग्नि मित्र, कालिदास का नाटक नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, मालविकाग्नि। जब मैं आपको PDF दूंगी फ्रेंड्स, इसमें चेक कर लेना, कालिदास का है
विकाग्नि, ये बड़े करके दिखा देती हूँ आपको। माल विकाग्नि मित्र। बाद में जब मैं PDF दूंगी फ्रेंड्स, इसमें और अच्छे से पढ़ लेना आप। ओके, आगे चलते हैं। ये देखिए, कालिदास का नाटक कौन सा? मालविका अग्निमित्र। उसमें उन्होंने क्या कहा है? त्रैगुण्योद्भव मंत्र लोकचरितम नाना रसम दृश्यते, कहकर रस की प्रतिष्ठा की। इन्होंने क्या कहकर प्रतिष्ठा की है मालविका अग्निमित्र में? त्रैगुणोद्भव मंत्र लोकचरितम नाना रसम दृश्यते। भवभूति ने करुण रस को ही एकमात्र रस घोषित किया है। भवभूति ने क्या कहा है? रस किसको कहा है? करुण रस को ही। आनंदवर्धन ने ध्वनि को, ये नोट करते जाना फ्रेंड्स, ये सारा का सारा जो है ये इसमें है, इस पैराग्राफ में आप नोट करते जाना सारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबका अलग अलग बताया गया। इसमें भवभूति ने करुण रस को माना है और आनंदवर्धन ने ध्वनि को, ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उन्होंने ध्वनि को ही क्या माना? काव्य की आत्मा। आनंदवर्धन ने किसको माना? ध्वनि को काव्य की आत्मा माना। किसको माना? ध्वनि को। ध्वनि, क्योंकि इन्होंने ध्वनि सिद्धांत दिया है आनंदवर्धन ने, तो इसलिए ध्वनि को माना। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन के उपरांत अभिनव गुप्त आए। उन्होंने ध्वन्यालोक लोचन की रचना की। रस संबंधी अनेक भ्रांतियों का निराकरण करते हुए रस की प्रतिष्ठा की उन्होंने। परवर्ती आचार्य में भोजराज के श्रृंगार प्रकाश, मम्मट के काव्य प्रकाश, ये भी नोट कर लेना फ्रेंड्स, इनकी कविता है, ये जिन काव्य ग्रंथ है ये इनके। भोजराज का श्रृंगार प्रकाश, मम्मट के काव्य प्रकाश, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण, इनमें सब में क्या कहा गया? रस सिद्धांत की परंपरा में विशेष उल्लेखनीय है ये सारे। इसमें रस को माना गया है सर्वोपरि। विश्वनाथ ने सत्योद्रेक को रस का हेतु बताया और रस को अखंड लोकोत्तर चमत्कार प्राण कहा। हिंदी में रस चिंतन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हिंदी में किसको माना? रस चिंतन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस मीमांसा में। रस मीमांसा किसके फ्रेंड्स? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, ये भी नोट कर लेना। रस सूत्र मतलब कि इसमें रामचंद्र शुक्ल की जो है रस चिंतन, ये देखिए रस चिंतन की जो परंपरा थी फ्रेंड्स, उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी रस मीमांसा में कहा है और डॉक्टर नगेंद्र ने रस सिद्धांत में। दोनों के ग्रंथ मैंने आपको बता दिए हैं, ये नोट कर लेना। इसमें विशेष रूप में क्या व्याख्यात हुआ है? छायावाद युग तक रस सिद्धांत की चर्चा हुई, निर्भांत होती रही। छायावादोत्तर युग में क्या हुआ? उसका विरोध हुआ और नई कविता के युग में कहा गया कि रस का संबंध चित्त की विश्रांति और अद्वंद से है, जबकि नई कविता का आधार है द्वंद, तनाव, संघर्ष, विक्षोभ। नई कविता युग में रस को काव्य के प्रतिमान के रूप में अस्वीकार कर दिया गया। अब रस की परिभाषा देख लीजिए फ्रेंड्स। रस का अर्थ मैं आपको बता चुकी हूँ, अब रस की परिभाषा देखिए। इसमें जो भरत मुनि का जो सूत्र है उसमें बताया गया, ये सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना और इसको याद भी कर लेना फ्रेंड्स। ये है विभानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। इसमें चार तरह क्या है? विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी, जिनको संचारी भाव कहा गया के साथ जब स्थायी भाव का संयोग होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये चारों रस के अंग कहलाते हैं। इसमें भरत मुनि ने रस के बारे में बताया है। जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजनों, औषधियों तथा द्रव्यों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, जिस प्रकार गुणादि द्रव्यों, व्यंजनों और औषधियों से षाढ़वादी रस बनते हैं, उसी प्रकार विविध भावों से संयुक्त होकर स्थायी भाव भी क्या हो जाते हैं? स्थायी भाव भी रस रूप में को प्राप्त हो जाते हैं। जो आस्वाद हो वह रस है। जिस प्रकार नाना प्रकार के इसमें बताया गया है, इसकी व्याख्या करी गई है। पके हुए अन्न का उपभोग करते हुए सुमनस, मतलब कि जो स्वस्थ चैत वाला व्यक्ति होता है रसों का आस्वादन करता है, उसी प्रकार प्रेक्षक, नाटक के दर्शक जो होते हैं विविध भावों एवं अभिनवों द्वारा, मतलब जैसे फ्रेंड्स आप कोई फिल्म देखते हैं
तो उस फ़िल्म में आपने जो देखा तो आप नाटक के दर्शक हो गए, और आपने जो जो उनके ज़रिए जो कलाकार हैं उन्होंने जो भी आपके सामने प्रकट किया, जो भी अभिनय आपको दिखाया, तो उस अभिनय को देख के आपने जो भी महसूस किया, जो भी आपको उसको प्राप्त किया, उसी को रस कहते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको खुशी हुई फ़िल्म देख के तो आपको खुशी का अनुभव होगा, खुशी रस मिलेगा। तो इस तरह फ्रेंड्स ये रस का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आपको थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ, थोड़ा सारांश भी इसका। रस अनुभूति का विषय है। विभाव, अनुभाव या संचारी भाव से संयुक्त एवं विविध अभिनयों द्वारा व्यंजित स्थायी भाव ही रस या नाट्य रस में परिणत हो जाता है। स्थायी भाव रस नहीं है किंतु रस का आधार है, क्योंकि नाट्य सामग्री से संयुक्त होकर वही रस बन जाता है। उदाहरण के लिए रति स्थायी भाव अपने मूल रूप में श्रृंगार रस नहीं है, परंतु नायक नायिका के सुख दुख आदि के प्रसंग में विविध अभिनयों के द्वारा जब वह रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है तो श्रृंगार रस के रूप में परिणत हो जाता है। स्थायी भाव से अभिप्राय कवि या सहृदय के स्थायी भाव का ना होकर नायक के स्थायी भाव का है, क्योंकि नाटक ही लोक का प्रतिनिधि है। क्या है नाटक का प्रतिनिधि? नाटक ही लोक का प्रतिनिधि है, मतलब कि जो लोग देखते हैं नाटक उसको उसी से तरह ग्रहण करते हैं, जो उसमें दिखाया जाता है उसका उसी तरह से रस ग्रहण करते हैं। रस कला का आस्वादन नहीं है, कलात्मक स्थिति है। सहृदय इसका आस्वादन करता है और उसका आस्वादन हर्षादि रूप ही होता है। हर्षादि के दो अर्थ है। एक तो यह कि रसवाद केवल आनंद में ही नहीं होता, विभिन्न स्थायी भावों के अनुसार विभिन्न प्रकार का होता है। यह रस भरत ने कटु अनुभूतियों की व्यंजना की और संकेत नहीं किया। रामचंद्र गुणचंद ने रस को सुख दुख रूप में माना। अब क्या हुआ फ्रेंड्स? भरत मुनि के अनुसार क्या हुआ? नाना भावों से संपन्न स्थायी भाव ही क्या हो गया? रस हो गया। स्थायी भाव को ही उन्होंने रस माना भरत मुनि ने। नाट्य सौंदर्य और काव्य सौंदर्य के माध्यम से स्थायी भाव की उपस्थिति ही रस है। भरत सूत्र के अन्य व्याख्याकार आचार्यों ने प्रमुख रूप से अभिनव गुप्त ने सेवादेश सिद्धांत के आधार पर कहा कि रस का अर्थ है आनंद, और यह आनंद विषयगत ना होकर आत्मगत ही होता है। विषय तो आस्वादन का माध्यम मात्र है, जिसके द्वारा प्रेषक या सामाजिक या साहित्य संविध विश्रांति को प्राप्त होता है। इस दृष्टि से रस के आनंद से इतर रूप की कल्पना नहीं है। संस्कृत काव्य शास्त्र में रस का सामान्य अर्थ है काव्य सौंदर्य। रस के तीन अर्थ है। रस भाव की कलात्मक अभिव्यंजना, रस भाव मूलक काव्य सौंदर्य की अनुभूति है। पूरा काव्य सौंदर्य सामान्य अर्थ में ही रस ही है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी रस की परिभाषा और रस का अर्थ। अब रस का मैं बारे में आपको बता देती हूँ। आप ये स्वरूप आप खुद पढ़ लेना, क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे पढ़ लेना अच्छे से। कुछ भी फ्रेंड पूछा जा सकता है, लेकिन मैं ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट आपको कराऊंगी जो आपके सिलेबस में है। अब रस निष्पत्ति देख लीजिए आप। रस निष्पत्ति में क्या आया है? रस निष्पत्ति जो है फ्रेंड्स, ये इसमें आपके जो भरत मुनि के रस सूत्र को की व्याख्या करी है। 4 आचार्य हैं ये, और 4 ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जो आपके मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे उसमें ये पूछे भी गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चारों, इसको बहुत ध्यान से सुनना। और ये इन्होंने 4 अपने वो दिए हैं। अब भरत मुनि का जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इसका जो सूत्र है विभानुभाव व्याभिचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए अगर आपको नहीं याद होता है तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस शब्द का शब्दार्थ क्या हो गया? प्रकाशम, उत्पत्ति तथा परिपक्वता। रस भाव एक दूसरे पर आश्रित है। अब भट्ट लोलट सबसे पहले व्याख्याता है इसके, इस सूत्र के भरत मुनि के। ये 4 व्याख्या लोलट है। तो भट्ट लोलट के आप देख लीजिए में इन्होंने व्याख्या करते हुए कहा है कि जो अभिनव गुप्त द्वारा प्रस्तुत मत भी आगे इनका आगे आएगा, लेकिन पहले आप भट्ट लोलट के बारे में समझ लीजिए। विभाव आदि का स्थायी भाव से संयोग होने पर रस निष्पत्ति होती है। विभाव रस के कारण स्वरूप है। इनके द्वारा स्थायी भाव की उपचित अवस्था का नाम है रस। यह रस मूलतः अनुकार्य अर्थात राम आदि ऐतिहासिक पात्रों में ही होता है, किंतु उनके रूप आदि के अनुसंधान से अनुकर्ता नट में भी विद्वान होता है। भट्ट लोलट के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति या पुष्टि है। विद्वानों ने इस सिद्धांत को उत्पत्तिवाद का नाम दिया है। भट्ट लोलट के सिद्धांत में संयोग का वही अर्थ है जो भरत ने किया है, अर्थात स्थायी भाव के साथ संयोग उत्पत्ति का अर्थ यहाँ वास्तव में अभाव में
भाव की कल्पना है। इस सिद्धांत को आरोपवाद भी कहते हैं। अगर आरोपवाद आ जाए फ्रेंड्स किसका है, तो वो भट्ट लोरट का है, तभी ये बताना। और उत्पत्तिवाद, ये दोनों का एक ही है, इनके नाम दो हैं। अभिनव गुप्त द्वारा उद्धृत अर्थ में आरोप का मतलब होगा नट, मतलब कि अभिनेता। कुछ समय के लिए अपने को राम आदि नाटक का मूल पात्र समझना। आरोप में तदाद में बहुत कुछ भाया रहता है, अभिमान में आतिक हो जाता है। सामाजिक या दर्शक नट में राम का आरोप कर उसमें रामगत रस की प्रतीति कर लेता है। मतलब कि फ्रेंड नट में अनुकार्य की तुल्यता के अनुसंधान के कारण सामाजिक उन्हीं पर अनुकार्य का आरोप कर लेता है और चमत्कृत होता है। भट्ट लोरट ने सहयोग को 3 अर्थों में स्वीकार किया है। पहला क्या है, स्थायी भाव विभाव के साथ उत्पाद उत्पादक संबंध से उत्पन्न होते हैं। अनुभाव अनुमाप्य अनुमापक संबंध से उनकी अनुभूति कराते हैं। संचारी भाग पोषक भाव संबंध से उनकी रस रूप में पुष्टि करते हैं। इस रस की स्थिति यद्यपि मूल रूप में अनुकार्य में ही होती है, पर अभिनेता के कौशलपूर्ण अभिनय के कारण दर्शक उसी पर अनुकार्य का आरोप करता है। भट्ट लोरट साहित्य या सामाजिक के आनंद का निषेध नहीं करते, किंतु उनकी धारणा है कि रस का वास्तविक आस्वादन मूल ऐतिहासिक नायक नायिका ही करते हैं। दर्शक या सामाजिक के हृदय में तो नर नारी के माध्यम से उनके रस की प्रतीति करके रस उत्पन्न होता है, अर्थात नायक नायिका का रस है, वास्तविक या सामाजिक का रस है, प्रीति से उत्पन्न रस है, और इसके माध्यम से नट नटी सामाजिक नट नटी से मूल नायक नायिका का आरोप करके नाटक का आनंद लेता है। अब फ्रेंड, जैसे आपको फिल्म देख रहे हैं, उसमें नायक नायिका है, आप हीरो हीरोइन है, उनको वो जो महसूस करते हैं तो आप भी महसूस करते हैं वो। ओके फ्रेंड्स, तो यही रस है। अब 2 पर ये भी आया कि नायक नायिका उदाहरण के लिए दुष्यंत शकुंतला से क्या आशय है। मूल ऐतिहासिक दुष्यंत शकुंतला या नाटक में वर्णित दुष्यंत शकुंतला नट नटी का संबंध है। इसमें क्या संबंध है, इसमें ये सब बताया गया। भट्ट लोरट का उत्तर क्या था इस बारे में, रस का वास्तविक अनुभव करते हैं मूल नायक नायिका। अब नायक नायिका से आशय क्या है, उस दुष्यंत शकुंतला से जिसे हम महाभारत में पढ़ते हैं या जिसे कालिदास ने उसी रूप में पढ़ा होगा, अथवा कालिदास द्वारा प्रस्तुत दुष्यंत शकुंतला से जो महाभारत में प्रस्तुत दुष्यंत शकुंतला से कुछ भिन्न अवश्य है। भट्ट लोरट का आशय निश्चय ही ऐतिहासिक दुष्यंत शकुंतला से है। गहराई में जाए तो यही पता चलता है महाभारत के दुष्यंत शकुंतला में ऐतिहासिक दुष्यंत शकुंतला नहीं है। भट्ट लोरट रस की स्थिति ऐतिहासिक दुष्यंत शकुंतला में ही मानते हैं। प्रेषक नट नटी के अभिनय से उनकी कल्पना कर लेता है और यही उनको महसूस होता है फ्रेंड्स। अब दूसरे व्याख्याता कौन है, शंकुक। उनका सिद्धांत कौन सा है, अनुमितिवाद। शंकुक का कौन सा सिद्धांत है, अनुमितिवाद। ये देखिए, नोट करते जाना फ्रेंड्स, इनको जो मैं बता रही हूँ आपके पूछे जाते हैं। शंकुक कौन सी शताब्दी के हैं, 9वीं शताब्दी के हैं, ये भी नोट कर लेना, भी पूछे जाते हैं। भरत मुनि जो है वो 2री शताब्दी के हैं, और भामा डांडी 6ठी शताब्दी के हैं, भामा शायद 12वीं के हैं या 11वीं के, मैं आपको बता दूंगी बाद में। रससूत्र की व्याख्या करने वाले दूसरे आचार्य कौन है, शंकुक। न्याय दर्शन के अनुमान प्रमाणवाद सिद्धांत के आधार पर अनुमितिवाद की स्थापना की इन्होंने। भट्ट लोरट का विरोध करते हुए उन्होंने क्या कहा, निष्पत्ति का अर्थ क्या माना, अनुमिति को माना। भट्ट लोरट ने तो उत्पत्तिवाद को माना, इन्होंने अनुमिति को माना। उन्होंने कहा कि रस उत्पन्न नहीं होता, अनुमित होता है। रस की मूल स्थिति शंकुक भी ऐतिहासिक नायक नायिका में ही मानते हैं, किंतु प्रेषक उसको प्रत्यक्ष देखकर आरोप के द्वारा प्राप्त नहीं करते, वरन अनुमान से प्राप्त करते हैं। शंकुक का कहना है कि रस दशा में देखकर पहले तो दर्शक को रस की प्रीति नहीं हो सकती। यदि कुछ अनुभव होता भी है तो जरूरी नहीं कि वह अनुकूल ही हो, प्रतिकूल भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि किसी को हम कहें तो नेगेटिविटी आ जाती है, किसी को पॉजिटिविटी, तो वो उनके ऊपर है कि वो क्या ग्रहण करते हैं फ्रेंड्स। हर इंसान की अलग अलग प्रवृत्ति होती है। अब उदाहरण के लिए देख लीजिए, नायक नायिका के प्रत्यक्ष श्रृंगार रसानुभूति सा हृदय में संकोच या ईर्ष्या की भावना जागृत कर सकती है। दूसरी बात यह है कि नायक नायिका को जो हम देखते हैं रसास्वादन की अनुभूति कैसे करते हैं, कल्पना के द्वारा। तो किंतु शंकुक का यह समाधान नहीं है। शंकुक ने रस की प्रीति न मानकर चित्र तुरंग न्याय के आधार पर इसका अनुमान ही संभव माना है। तो शंकुक का सिद्धांत क्या हुआ, यही है कि उन्होंने अनुमितिवाद को माना। भरत ने स्थायी भाव और रस में कोई अंतर नहीं माना। स्थायी भाव की मूल अनुभूति
को तो मूल नायक नायिका को होती है। रंगमंच पर नट नटी सफल अभिनय करते हैं। प्रेक्षक चित्र तुरंत न्याय से उन्हीं को नायक नायिका समझ लेता है, उनके अभिनय से चमत्कृत होकर मूल भाव का अनुभव करता है। जिस प्रकार बच्चा घोड़े के चित्र को देखकर उसे वास्तविक घोड़ा समझ लेता है, उसी तरह प्रेक्षक समाधि पात्रों को नट नटी द्वारा अभिनय देख उसे वास्तविक पात्र मान लेता है। यह मूल पात्रों की वैसी ही प्रतीति है जैसे बच्चे को घोड़े की प्रतीति होती है। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा आपको। दर्शन शास्त्र में अनुमान को चित्र तुरंग न्याय कहते हैं। शंकुक पर न्याय दर्शन का प्रभाव है। शंकुक पर किसका प्रभाव है? न्याय दर्शन का फ्रेंड्स। ओके। परवर्ती आचार्यों ने शंकुक के अनुमितिवाद का खंडन किया। अनुमान तो वास्तविकता के आधार पर किया जा सकता है, कृत्रिम विवाद आदि के द्वारा इसकी सिद्धि कैसे हो सकती है? तो फ्रेंड्स, ये था शंकुक का अनुमितिवाद। बाकी आप थोड़ा पढ़ लेना, मैं डिटेल में पढ़ा रही हूँ वैसे। सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, तीसरे कौन से हैं? भट्टनायक। इनको लाइन वाइज ही याद करना फ्रेंड्स। जो भट्टनायक हैं वो कौन सी शताब्दी के? 10वीं शताब्दी के हैं। कौन सी शताब्दी के? 10वीं शताब्दी के हैं। याद कर लेना इनको। तो इनका सूत्र कौन सा है? भोगवाद। कौन सा सूत्र है इनका? भोगवाद। सूत्र इनके अच्छे से याद करते जाना। अब भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्याता करने वाले तीसरे आचार्य हैं ये भट्टनायक। इस सिद्धांत का भोगवाद कहलाता है इनका सिद्धांत। भट्टनायक ने अपने पूर्ववर्ती सिद्धांतकारों का खंडन किया। शंकुक के ने अनुमान सिद्धांत के द्वारा मूल बात को समझा दिया। लोलट और शंकुक तथा ध्वनिकार की बात का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि रस का ना तो ज्ञान होता है, ना उत्पत्ति, ना अभिव्यक्ति। यदि रस दूसरे के भाव के साक्षात्कार अथवा ज्ञान से उत्पन्न होता है तो शोक से शोक की उत्पत्ति होनी चाहिए, आनंद की नहीं। शोक प्राप्त करने के लिए कोई नाटक क्यों देखेगा? नाटक क्यों पड़ेगा? दूसरी बात यह कि रस यदि सहृदय के हृदय में ही स्थित है और विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से अभिव्यक्त हो जाता है तो नायक का व्यक्तिगत भाव प्रेक्षक के वैसे ही व्यक्तिगत भाव को कैसे अभिव्यक्त कर सकता है? भट्टनायक ने रस की स्थिति ना तो नायक नायिका में मानी, ना नट नटी में। रस की स्थिति उन्होंने सीधे सहृदय में मानी। उनके अनुसार काव्य में 3 शक्तियाँ होती है। कौन कौन सी होती है फ्रेंड? देख लीजिए। काव्य में 3 शक्तियाँ होती है। ये देखिए, अभिधा, ये 3 शक्तियाँ होती है। नोट कर लेना। ये 3 शक्तियाँ कौन कौन सी है ये मैं आपको अंडरलाइन करके देती हूँ ताकि आप जब इसके पीछे तो इस पे जो है इसमें बताया गया 3 शक्तियाँ बताई गई है इसकी। ये यहाँ अभिधा, भावक्त्व और भोजकत्व। अभिधा वह शक्ति है जिसके द्वारा पाठक या दर्शक काव्य के शब्दार्थ को ग्रहण करता है। दूसरी शक्ति है भावक्त्व, जिसके द्वारा उसे उस अर्थ का भावन होता है। भाव का भावन होने पर भाव की व्यक्तिकता का नाश होकर साधारणीकरण हो जाता है और भाव विशिष्ट न रहकर साधारण बन जाता है। अब दुष्यंत की शकुंतला उदाहरण के रूप में देख लीजिए फ्रेंड्स। जैसे दुष्यंत की शकुंतला के प्रति रति पाठक के लिए स्त्री पुरुष मात्र की रति रह जाती है। प्रेक्षक के हृदय में सहज साधारण भाव का अर्थ है रजोगुण तमोगुण का लोप होकर सतोगुण का आविर्भाव हो जाता है और पाठक भाव का भोग करता है। भाव का भोग या भोजक तो व्यापार ही रस है। इस प्रकार रस की अभिव्यक्ति नहीं, भोग या भुक्ति होती है। इसीलिए रस सिद्धांत को भोगवाद कहते हैं। तो भट्टनायक का कौन सा सिद्धांत हुआ? भोगवाद। काव्य शास्त्र के अति महत्वपूर्ण सिद्धांत है इनके। साधारणीकरण का सिद्धांत को जन्म दिया इन्होंने।
भट्ट नायक ने जो है किसका सिद्धांत को करा, साधारणीकरण का। और भट्ट नायक के मत से निष्पत्ति का साधारणीकरण का सिद्धांत फ्रेंड्स हम आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी फ्रेंड्स मैं आपको शॉर्ट में ही बता रही हूँ। ये भट्ट नायक के मत से निष्पत्ति का अर्थ हुआ भावित होना। विभावादि के साथ संयोग होने से स्थायी भाव भावित होकर रस रूप में परिणत हो जाता है। यदि यही रस की निष्पत्ति है। विभावादि भावन क्रिया के कारक है और स्थायी भाव भाव्य। संयोग का अर्थ हुआ भावक भाव्य संबंध। इस प्रकार रस का स्थान है सहृदय का चित्त। डॉक्टर नगेंद्र का कहना है, कतिपय विद्वानों का मत है कि भट्ट नायक रस की स्थिति शब्दार्थ में मानते हैं। आरंभ में हमारी ही भी यही धारणा थी, किंतु इसमें अधिक सार नहीं है। अभिनव भारती आदि में उद्धृत भट्ट नायक के मंतव्य के विश्लेषण तथा अभिनव द्वारा उसके खंडन के इस मत का निश्चित निराकरण हो जाता है। फ्रेंड्स, जो आपको मैं कथन बताती हूँ उनको आप अच्छे से नोट करते जाया करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछे जाते हैं कि किसका कथन है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। ये जरूर डिटेल में पढ़ लिया करो, सुन लिया करो, समझ लिया करो। अब ये देख लीजिए आगे, भट्ट नायक का यह मूल्यांकन भी किया गया इसका। भट्ट नायक के इस मत की शक्ति यही है कि उन्होंने पहली बार इस दिशा में सफल प्रयत्न किया। काव्यानंद आत्मा से विश्रांति का नाम है। विश्रांति सद्गुण के उद्रेक की अवस्था में होती है। अभिनव गुप्त के विचार से भट्ट नायक का मत भी की यही सीमा है कि वे रस और रस भोग का अंतर स्पष्ट नहीं कर सके। दूसरा, प्रतीति और भुक्ति का भेद मिथ्या है। भुक्ति भी प्रतीति ही है। रस प्रतीति का खंडन, रस मुक्ति का स्थापक और भोजक तीनों की चर्चा ही रस निष्पत्ति के संदर्भ में अप्रासंगिक है। अभिनव गुप्त आगे हैं। अब अभिनव गुप्त का जो कौन सा सिद्धांत है, अभिव्यक्तिवाद। कौन सा है, अभिव्यक्तिवाद। और ये चौथे व्याख्याता हैं भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के, और ये 10वीं 11वीं शताब्दी के हैं। इनकी शताब्दी नोट करते जाइए फ्रेंड्स। नाट्यशास्त्र पर अभिनव भारती नामक ध्वन्यालोक पर लोचन नामक टीकाओं के आधार पर ही इन्होंने रस सिद्धांत की चर्चा की फ्रेंड्स। अभिनव गुप्त का सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद के नाम से प्रसिद्ध है, जो प्राय शैव दर्शन पर आधारित है। किस पर, शैव दर्शन पर आधारित है। शैव दर्शन अभिनव गुप्त का किस पर आधारित है, शैव दर्शन। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अभिनव गुप्त का सिद्धांत आपको पता ही चल गया होगा फ्रेंड्स। भोगवाद की आलोचना करते हुए इन्होंने क्या कहा, 3 शक्तियों की कल्पना व्यर्थ की। काव्य में यह लक्षणा और व्यंजना से संपादित हो जाता है। जिस प्रकार धरती में बीज पड़े रहते हैं, अनुकूल स्थिति पाने पर अंकुरित हो जाते हैं, उसी प्रकार सहृदय के मन में स्थायी भाव रूपी बीज पड़े रहते हैं, जो अनुकूल परिस्थिति पाने पर अभिव्यक्त हो जाते हैं। जैसे फ्रेंड मान लो किसी को बहुत दुख है, और वो जैसे ही कोई दुख वाली फिल्म देखता है, तो उसका जो दुख है उस फिल्म के जरिए अपनी उसकी आंखों से आंसू के जरिए में बह जाता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा भोगा है और उस फिल्म की स्टोरी उसकी स्टोरी से मेल खाती हुई है, तो वो उसी तरह से वो उसको भोगेगा, क्योंकि जैसे उसने अपना जीवन में उसको कष्ट को भोगा है, तो वो उसको पता लग जाएगा कि वो भी कैसे महसूस कर रहा होगा। तो यही है फ्रेंड्स कि सहृदय कौन है, जो देखते हैं नाटक, जो देखते हैं फिल्म, वो। जिस प्रकार ये बता दिया मैंने आपको, सहृदय के मन में रति, शोक, निर्वेद आदि स्थायी भाव बीज की तरह पड़े रहते हैं। ये सब आपको पता चली गया है। अब अभिनव गुप्त के सारांश देख लीजिए क्या क्या इन्होंने कहा है। निर्विघ्न प्रतीति से ग्राह्य भाव ही रस है। नाटक अथवा काव्य के उपकरणों द्वारा साधारणीकृत होकर व्यक्तिगत राग द्वेष आदि की चेतना से मुक्त होकर रति आदि भाव सुखमय प्रतीति के विषय बन जाते हैं। यह सुखमय प्रतीति ही रस है। रस की प्रतीति तो जो सहृदय की आत्मा ही करती है, किंतु यह प्रतीति व्यक्तिक ना होकर निर्व्यक्तिक होती है। क्या होती है, निर्व्यक्तिक होती है। साधारणीकरण व्यष्टि के धरातल पर ही ना होकर समष्टि के धरातल पर भी होता है। स्थायी भाव प्रत्येक हृदय के चित्त में संस्कार रूप में विद्वान रहते हैं। संस्कार रूप होने के कारण के समान भी होते हैं। काव्यात्मक ज्ञान से सहृदय व्यक्ति को सामान्य अर्थबोध से अधिक प्रतीति होती है। भोजकत्व की शक्ति तो शब्दार्थ में ही मानी जा सकती है। चित्त की क्रिया है शब्दार्थ, इस क्रिया का प्रेरक मात्र, और यह शक्ति उसे व्यंजना से प्राप्त होती है। अतः निष्पत्ति का अर्थ हुआ अभिव्यक्ति और संयोग का अर्थ हुआ व्यंजक संबंध। तो ये था अभिनव गुप्त के द्वारा जो सूत्र व्याख्याता भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के व्याख्याताकार हैं चौथे। भारतीय काव्य शास्त्र में
व्यापक समर्थन अभिनव गुप्त के मत को ही मिला है। निस्संदेह उनका विवेचन अत्यंत प्रौढ़ एवं पुष्ट है। अभिनव गुप्त ने रसस्वाद आनंद में ही होता है, यह स्थापना तो भट्टनायक ने भी की थी, किंतु अभिनव गुप्त ने उसे शैव आनंदवाद का आधार प्रदान कर दिया और सर्वथा प्रमाणिक सिद्ध कर दिया। परिणामतः नंदवादी जैन आचार्यों ने जितने भी विकल्प प्रस्तुत किए वे सब निरर्थक सिद्ध हुए। अभिनव गुप्त के रस विवेचन से सबसे बड़ी शक्ति समष्टिगत रस की कल्पना है। अभिनव गुप्त के परवर्ती आचार्यों में महिम भट्ट ने व्यंजनावृत्ति का निषेध किया, किंतु महिम भट्ट अभिनव गुप्त की प्रतिभा के सामने टिक नहीं सके। मम्मट जो है 13वीं-14वीं शताब्दी के हैं, ये भी नोट कर लेना फ्रेंड्स। मम्मट 13वीं-14वीं शताब्दी के हैं, ये इधर आ गया है फ्रेंड्स, 13वीं-14वीं शताब्दी के हैं। पंडित राज जगन्नाथ ये 17वीं शताब्दी के हैं, ये सब इसमें आ गया है, इस पैराग्राफ में जो अंडरलाइन किया है मैंने। पंडित राज ने रस गंगाधर, इनका जो ग्रंथ है नाम नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, इसका रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ का है ये, और ये रस विषयक 11 मतों का उल्लेख किया है इन्होंने इस पर, और अभिनव गुप्त के प्रति इन्होंने पूर्ण आस्था दिखाई है। पंडित राज के बाद रस चिंतन की परंपरा हिंदी के रीति युगीन आचार्यों के हाथ भी पड़ गई और वे लंबे समय तक उसका वर्णन विवेचन करते रहे, किंतु रीतिकालीन आचार्य रस या निष्पत्ति के क्षेत्र में कुछ नया योगदान नहीं दे पाए। आधुनिक युग में आकर मराठी और हिंदी में प्राचीन काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों के पुनर्विचार का श्री गणेश हुआ। आधुनिक हिंदी के विचारकों में भारतेंदु हरिओत, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, केशव प्रसाद मिश्र, रामदहीन मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलाल वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर निर्मला जैन, सबने क्या कहा है, रस सिद्धांत की विवेचना की है और अपने अपने ढंग से महत्व भी प्रदान किया है। तो ये था फ्रेंड्स रस सिद्धांत का मैंने आपको इसका रस का अर्थ भी बता दिया है, इसकी परिभाषा भी बता दी है, और इसका जो व्याख्याताकार है रस के सूत्र के नाट्यशास्त्र के, उसके सारे बारे में बताते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, तब तक की नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।